राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से आया था और उसके दौरान वहाँ पे क्या क्या हुआ था। ये कुछ चीजें जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, एंट्री ऑफ नेपोलियन इन 1799, बैटल ऑफ वाटरलू इन 1850 एंड ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू, and then age of revolution in 1842 till 1848. So rise of nationalism in Europe. French Revolution is the first impression of nationalism for the French Revolution in 1789 is the first and the main cause of rise of nationalism in Europe. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था, फ्रेंच मतलब फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाना पड़ा। तो वहाँ के लोग जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस में फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर इज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट व्हिच इज द अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। अब एब्सोल्यूट मोनार्च क्या होता है? मोनार्च एक ऐसा मोनार्च इज बेसिकली कि किसी भी कंट्री में राजा महाराजाओं का जो पूरा शासन होता है उसे मोनार्च कहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि अब इसे खत्म किया जाए, क्योंकि बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ क्योर्स इन द कंट्री ड्यू टू द एब्सोल्यूट मोनार्च। काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी लोगों को, स्पेशली द पीजेंट्री क्लास, यानी कि जो सबसे छोटे क्लास के लोग थे जो डेली बेसिस पे काम करते थे, डेली वेजेस पे काम करते थे, उन्हें इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां होती थी, क्योंकि मोनार्च जो थे और मोनार्च की वजह से जो एरिस्टोक्रेट्स थे। अब एरिस्टोक्रेट्स क्या होता है? एरिस्टोक्रेट्स उन्हें कहते हैं जो कि जैसे कि हमारे यहाँ नोबल्स कह सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, यानी कि सबसे अमीर लोग जिनकी संख्या तो बहुत कम होती है लेकिन इनकी संपत्ति सबसे ज्यादा होती है, और इनकी वजह से नुकसान ज्यादातर पीजेंट्री क्लासेस का यानी छोटे क्लासेस का होता है। और मोनार्च की वजह से इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा फायदे भी मिल रहे थे, सबसे ज्यादा एडवांटेजेस थे। कोर्ट्स में ले सकते हैं, इक्वल राइट्स में ले सकते हैं, या किसी भी चीज में, तो इन्हें एक तरीके से कह सकते हैं वीवीआईपी चीजें मिल रही थी, और जिसकी वजह से सफर जो है पीजेंट्री क्लास, छोटे क्लासेस को करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाया गया था फ्रांस में 1789। ठीक है, हाँ। तो अब डिमांड्स क्या थी फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने के लिए? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है दैट इट हैज द फर्स्ट इंप्रेशन इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा था, इनका डिमांड क्या था? स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? प्रजातंत्र, जहाँ पे एक जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो उसको जनता चुने अपनी कंसेंट से, वोट दे करके। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। इसके बाद इनका दूसरा डिमांड क्या था? एंड ऑफ मोनार्ची, यानी कि जो राजा महाराजाओं का शासन था उन्हें खत्म किया जाए। ठीक है, और जिसकी वजह से मेजर चेंजेस क्या है, जिसको कि हम फ्रेंच में कह सकते हैं कि ला पैट्री यानी कि फादरहुड, या फिर कह सकते हैं द ला सिटिजन यानी कि द सिटीजनशिप। ये फ्रांस में आया था इसकी वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। ये दो ऐसी चीजें थी जिसको वो लोग वहां पे लाना चाहते थे। सो द आइडिया ऑफ द फादरलैंड एंड द सिटीजन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जिसमें हर किसी के लिए इक्वल राइट्स हो, जो कि हर लॉ के आगे हर कोई एक समान हो, जहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। ऐसी चीजें ये लोग चाह रहे थे। तो ये इनके डिमांड्स थे, डेमोक्रेसी, एंड ऑफ मोनार्ची, एंड मेजर चेंजेस जो थे वो थे द फादरलैंड, सिटीजनशिप, यूनिटी एंड इक्वल राइट्स बिफोर लॉ। तो इसकी वजह से क्या हुआ फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो पावर थी वो मोनार्ची से ट्रांसफॉर्म हो गई कॉमन पीपल पे, जिसकी वजह से नया फ्लैग, नया ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, वो chosen to replace the former royal standard। फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया वहाँ का, जो कि पहले नहीं था मोनार्ची की वजह से। नेशनल एंथम नया इंट्रोड्यूस किया गया, स्टेट जनरल ओथ्स लिए गए, नेशनल एंथम गाया गया, स्टेट जनरल जो इलेक्ट किए गए बाय कॉमन पीपल, बाय द कंसेंट ऑफ कॉमन पीपल, और जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी वो अबॉलिश की गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटी अबॉलिश क्यों की गई? क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो वो होती है ना कि जब बाहर की कंट्री
आर्मी थी, दे प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, दे प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एज वेल। तो जो फ्रेंच आर्मी थी वो जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसको बाहर भी ले जा रही थी, बाहर की कंट्रीज में भी ले जा रही थी। और इसके बाद इतना होने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही 1789 में इतना कुछ, इतने मेजर चेंजेस आने के बाद, इतने रिफॉर्म्स होने के बाद आया एंट्री ऑफ नेपोलियन इन 1799, एग्जैक्टली आफ्टर द 10 ईयर नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस में। और जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, जहाँ पे मोनार्ची खत्म कर दी गई थी, जहाँ पे कस्टम ड्यूटी हटा दी गई थी, और जहाँ पे स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया था बाय द कॉमन पीपल, वहीं पे जब नेपोलियन की एंट्री हुई तो लोग समझ नहीं पाए, बिकॉज दे वर एंजॉयिंग देयर फ्रीडम ऑफ मोनार्ची तुरंत ही खत्म हुई थी, उनको डेमोक्रेसी मिली थी। तो वो ये समझ नहीं पाए कि अब जो मोनार्ची था वो डिक्टेटरशिप में चेंज हो रहा था, और नेपोलियन के एंट्री के बाद डिक्टेटरशिप शुरू हो गई थी फ्रांस में। तो नेपोलियन आते ही सबसे पहले उसने ही सीज्ड द रूल ऑफ कॉमन्स, उसने जो जितनी भी फ्रीडम थी कॉमन्स के पास, लोगों के पास, कॉमन लोगों के पास, उसको खत्म कर दी पूरी तरीके से। इसके बाद अब नेपोलियन की एंट्री में दो चीजें थी, दो इम्पैक्ट थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एडवांटेजेस भी थे, ड्रॉबैक्स भी थे। तो एडवांटेजेस क्या थे, सबसे पहले हम तो ये जान लेते हैं 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड्स को स्टेब्लिश किया फ्रांस में, विच वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग, और जिसको कॉमनली जो है कि नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। सिविल कोड के स्टेब्लिश होने के बाद ही उन्होंने इक्वल राइट्स को लॉन्च कर दिया था तुरंत ही, कि मतलब कानून के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब लोग एक बराबर हैं, कोई एरिस्टोक्रेट्स नहीं, कोई कॉमनर नहीं, कोई मिडिल क्लास नहीं, कोई मिनॉरिटी नहीं, कोई भी नहीं, जो गलती करेगा सजा उसको एक समान मिलेगी। ये इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था नेपोलियन का यहाँ पे आने के बाद। इसके बाद इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से अबॉलिश किया। ना व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम वो होता है जब जो पीजेंट्री क्लास होते हैं, यानी कि जो किसान, आर्टिशियंस और भी जो भी लोग होते हैं, जब ये लोग लैंडलॉर्ड्स के उसमें काम करते हैं, जैसे जमींदार के एक तरीके से ये लोग स्लेव बन जाते हैं, उसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले तो नेपोलियन ने इसको भी खत्म किया। इसके बाद एक तरीके से कह सकते हैं स्लेवरी को भी पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया, गुलामी, और फ्यूडल सिस्टम में गुलामी ही होती थी। पीजेंट क्लास जो था वो लैंडलॉर्ड्स की गुलामी करता था, स्लेवरी भी अबॉलिश कर दी गई। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, दैट वाज द रिफॉर्म इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव लाए। इससे क्या हुआ कि फ्रांस की इकोनॉमी जो थी वो भी बहुत अच्छी होने लगी, वहाँ की पॉलिटिकल क्राइसिस भी कम होने लगे ड्यू टू द रिफॉर्म इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन? इनके जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट थे उसको इनके ड्रॉबैक्स ने ओवरपावर कर दिया था। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? इतने सारे रिफॉर्म्स करने के बाद ही इंक्रीज द टैक्सेस, यानी सिविल कोड लॉन्च करने के बाद, फ्यूडल सिस्टम खत्म करने के बाद, स्लेवरी खत्म करने के बाद, और इतने सारे रिफॉर्म्स लाने के बाद ही इंक्रीज द टैक्सेस व्हिच ओवरपावर्ड ऑल ऑफ हिज पॉजिटिव थिंग्स। इसके बाद दूसरा इनका ड्रॉबैक क्या था? सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड। नाउ व्हाट इज सेंसरशिप? सेंसरशिप वो होती है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई राजा है, ठीक है, और अगर उस राजा के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उस आवाज को दबाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको खत्म कर दिया जाएगा। दिस इज सेंसरशिप। वहां पे सेंसरशिप का मतलब ये था कि अब नेपोलियन कुछ भी करता है, उसके डिक्टेटरशिप में कुछ भी होता है, उसको उसके खिलाफ ना कोई आवाज उठा सकता है और ना ये बात को बिल्कुल बर्दाश्त करेगा। एंड नाउ इसके बाद उन्होंने फ्रांस के लोगों को प्रेशराइज किया, उन्हें फोर्स किया कि वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करें। इसके और सबसे लास्ट चीज जो उन्होंने की, जिसकी वजह से उनके रूल को खत्म कर दिया गया था, दैट वाज दैट ही मेड नेशन स्टेट। नेशन स्टेट को उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया ये सब जो थे ये एकजुट हो गए इनके खिलाफ, बिकॉज वो लोग बहुत ही कंजर्वेटिव थे। वो नहीं चाहते थे कि
मोनार्ची को खत्म किया जाए, नेशनलिज्म की भावना को देश के अंदर लाया जाए। ये सारे लोग एकजुट होकर के नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए, जिसकी वजह से बैटल ऑफ वाटरलू हुआ इन 1815। बैटल ऑफ वाटरलू में रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ये सारे एक तरफ और वो नेपोलियन एक तरफ, जिसमें नेपोलियन की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ बिटवीन द नेपोलियन एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था कि बोर्बन डायनेस्टी को वापस लाया जाएगा, मोनार्ची को वापस लाया जाएगा, और ये जो भी सिस्टम चल रहा था डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें खत्म की जाएगी, क्योंकि ये लोग बहुत कंजर्वेटिव थे, ये नहीं चाहते थे। कंजर्वेटिव एक चीज़ हो सकती है, दूसरी ये चीज़ थी कि ये लोग अपनी जो भी इन्हें वीवीआईपी चीज़ें नहीं मिल रही थी वो उसे खत्म नहीं करना चाहते थे। दे वर एरिस्टोक्रेट्स, वो नहीं चाहते थे कि उन्हें जो मिल रहा है वो खत्म हो। और क्योंकि अब पीजेंट्री, आर्टिशियंस, पोएट्स, इनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था, तो ये लोग भी आगे आ रहे थे और ये इनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1840 एंड 1848, इन सब के बाद आता है